आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। ये क्लास 11th के केमिस्ट्री के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक है कि अलग अलग ऑर्बिटल्स का एनर्जी कैसे डिसाइडेड होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि अलग अलग ऑर्बिटल अलग अलग एनर्जी स्टेट में होता है और साथ ही साथ ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ऑर्बिटल का, ये डिसाइड करता है कि उस ऑर्बिटल का एनर्जी कितना होगा। ये हमने पिछले वीडियोस में देखा था। अभी इसी पे हम थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए, एक ऑर्बिटल का एनर्जी ये हाइड्रोजन लाइक सिस्टम या फिर कहें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे कि हाइड्रोजन एटम, फिर हीलियम प्लस आयन, लिथियम प्लस प्लस आयन, मतलब जहां पर कि सिंगल इलेक्ट्रॉन हो सिस्टम में। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इसका नियम अलग अलग होता है, अलग अलग रूल होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है रूल्स में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, सो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हम देखेंगे कैसा रूल है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन एटम या आयन में लिख देता हूं, एटम या फिर आयन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम या फिर हीलियम प्लस आयन या फिर लिथियम प्लस प्लस आयन। इस तरह के सिस्टम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो फिर यहां पर नियम थोड़ा अलग होता है और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में नियम थोड़ा सा अलग होता है। अब देखिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में चलिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये न्यूक्लियस है, इस जगह पे न्यूक्लियस है। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है ये एग्जिस्ट करता है। लेट्स से कि ये है फर्स्ट शेल और ये है सेकेंड शेल। देखिए, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेगा फर्स्ट शेल में और ये सबसे ज्यादा टाइटली बाउंड होता है जब ये फर्स्ट शेल में होता है, क्योंकि उससे नीचे और ये रह नहीं सकता, उससे भी अंदर, उससे भी कम क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसीलिए इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा टाइटली बाउंड यहां पर रहता है फर्स्ट शेल में। इसे कहा जाता है इसका ग्राउंड स्टेट। हम बात कर रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। सो ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट। इसे थोड़ा सा एनर्जी दिया गया। अगर इसे एनर्जी मिलता है तो ये एनर्जी को अब्सॉर्ब करके फिर ये हायर शेल में चला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके हायर शेल में चला गया। तो ये जो है ये फर्स्ट शेल था और ये जो है ये सेकंड शेल है। मतलब यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में क्यों गया? क्योंकि इसे कुछ एनर्जी प्रोवाइड किया गया। तो फिर हम कह सकते हैं, ये बहुत ही क्लियर है कि इस जगह पे जब इलेक्ट्रॉन था उससे ज्यादा एनर्जी होगा इस जगह पे जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, क्योंकि यहां से ये एनर्जी अब्सॉर्ब करके यहां तक पहुंचा है। तो इस स्टेट को कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट। यहां इसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं हम और इसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो यहां से ये बिल्कुल ही क्लियर है कि एनर्जी जो है, एनर्जी फर्स्ट शेल में जो था इलेक्ट्रॉन वो कम था और जब ये सेकंड शेल में चला गया तो इसका एनर्जी बढ़ गया। तो ये एक फंडामेंटल रूल है, ये पहला रूल है। अब जब ये सेकंड शेल में पहुंच गया, अब सेकंड शेल में जो है ये यहां पर सिर्फ एक ऑर्बिटल तो नहीं हो सकता, एक सब शेल तो नहीं हो सकता, यहां पर 2 सब शेल्स होते हैं। तो अब ये न्यूक्लियस और हम ड्रॉ करेंगे अब सेकंड शेल को। तो ये सेकंड शेल, यहां पर इस तरह से स्फेरिकल शेप में s ऑर्बिटल भी हो सकता है, ये 2s, क्योंकि ये सेकंड शेल है। सो 2s ऑर्बिटल भी हो सकता है, या फिर ऐसे लोब बनाए
p ऑर्बिटल भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होता है और सेकंड शेल में जाता है तो ये 2s 2p किसी भी ऑर्बिटल में जा सकता है। यहां पर बड़ा मजेदार बात यह है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 2s और 2p दोनों ही सब शेल का एनर्जी जो है ये सेम होता है। तो ये सेकंड रूल कि 2s और 2p का जो एनर्जी लेवल है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये सेम होता है। इसी लॉजिक से हम ये कह सकते हैं जब इसे और एक्साइट किया जाता है, ये जब थर्ड शेल में पहुंच जाएगा, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा जिस शेल का, वहां पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 3s 3p और 3d तीनों में सेम होगा। तीनों सब शेल के लिए एनर्जी सेम होता है। तो ये दो बेसिक रूल है सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि वो ऑर्बिटल्स जिनके एनर्जी सेम होता है उन्हें डीजेनरेट कहा जाता है। डीजेनरेट्स, ये डीजेनरेट्स है। डीजेनरेट्स का मतलब है कि वो ऑर्बिटल्स जिनके एनर्जी सेम है। ऑर्बिटल्स with same energy, इन्हें डीजेनरेट्स कहा जाता है। और यहां से हम ये भी कह सकते हैं 2s का एनर्जी जो है ये 2p का जो 3 ओरिएंटेशन है, 3 अलग अलग जो ऑर्बिटल्स हैं px, py और pz, उनके एनर्जी सेम होता है। अब इन दोनों को मिलाते हुए, इस रूल को और इस रूल को, इन दोनों रूल्स को मिलाते हुए हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो है अलग अलग ऑर्बिटल का, एनर्जी जो है अलग अलग ऑर्बिटल का कुछ ऐसा होगा कि सबसे कम एनर्जी होगा 1s ऑर्बिटल का, ऑब्वियसली उससे ज्यादा एनर्जी होगा 2s ऑर्बिटल का। हमने यहां पर एग्जांपल में देख लिया था कि एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल से ज्यादा होगा एनर्जी ऑफ सेकंड शेल, इलेक्ट्रॉन जब सेकंड शेल में रहेगा। अब यहां से हम कह सकते हैं कि 2s का एनर्जी 2p के एनर्जी के बराबर होगा। अब अगर 3s के साथ कंपेयर करें तो ऑब्वियसली 2s से 3s का एनर्जी ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन जब 3s में रहेगा तो उसका एनर्जी ज्यादा होगा। ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि 3s 3p और 3d का एनर्जी लेवल सेम है। इसी तरह से इसका जो एनर्जी होगा, इनका जो एनर्जी होगा वो 4s से कम होगा, और इसी तरह से 4s बराबर होगा 4p 4d और 4f के। तो यहां पर मैं डॉट लगा देता हूं। तो इसी को अगर हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं तो हमें बेहतर याद रहेगा। चलिए, ये जो वर्टिकल लाइन है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना ऊपर हम चलेंगे उतना उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा? सबसे कम एनर्जी होगा 1s का। चलिए मान लेते हैं 1s जो है इस एनर्जी लेवल में है। अब 2s का एनर्जी इससे ज्यादा होगा और सेम एनर्जी लेवल पे 2p भी होगा। सो p का 3 ऑर्बिटल, तो 3 लाइंस हमने ड्रॉ किया। सो 2p का एनर्जी इसी लेवल पे होगा, सेम लेवल पे। 3s का जो एनर्जी है ये इससे ज्यादा होगा और 3p का एनर्जी इसी के बराबर होगा, इसी लेवल में होगा। सो ये 3p और 3d का भी एनर्जी उतना ही होगा। d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, सो 3d भी इसी एनर्जी लेवल में होगा। तो ये तो हमने जो ड्रॉ किया ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम या आयन। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में थोड़ा सा नियम बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं वो नियम क्या होता है, थोड़ा सा बदलाव क्या आता है। सो अब हम बात करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम या एटम और आयन भी कह सकते हैं हम। सो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम और आयन। यहां पर नियम बदल जाता है। यहां पर हमें क्या मिलता है पता है? यहां पर हमें यही एनर्जी लेवल कुछ ऐसा दिखता है कि
ये जो ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो ये ज्यादा एनर्जी इंडिकेट करेगा। सो सबसे कम एनर्जी 1s का होता है और फिर 2s का एनर्जी उससे ज्यादा होता है, लेकिन 2p का एनर्जी इस लेवल में नहीं होता है बल्कि इससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी लेवल पे ये होता है 2p। सो यहां पर नियम में थोड़ा बदलाव आ रहा है। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे कि इससे पहले हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बात किया था कि वहां पर जो एनर्जी होगा ऑर्बिटल का वो कौन डिसाइड करेगा, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड कर रहा था। इस केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना ज्यादा होगा उसका एनर्जी उतना ज्यादा होगा, या फिर कहें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही वो डिसाइड करेगा कि एनर्जी कितना होगा। जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 तो इतना एनर्जी, 2 तो सारे ऑर्बिटल्स के लिए उतना ही एनर्जी, 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सारे ऑर्बिटल्स के लिए सेम एनर्जी। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ऑर्बिटल्स का, ये एनर्जी सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिसाइडेड नहीं होता बल्कि दो चीजों से डिसाइडेड होता है। एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ऑब्वियसली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ऑर्बिटल के एनर्जी को डिसाइड करने में। हम बात कर रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। अब जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा तो वहां पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन एटम या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या हो रहा था कि बीच में न्यूक्लियस था और फिर एक इलेक्ट्रॉन कहीं पे ये एग्जिस्ट कर रहा था, किसी भी ऑर्बिटल में हो। ग्राउंड स्टेट में होगा तो 1s में होगा, एक्साइटेड स्टेट में होगा तो 2s 2p या 3s 3p 3d में होगा। अब किसी भी वो ऑर्बिटल में रहे, मुद्दा यह है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है। जब यहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और यहां बीच में न्यूक्लियस है तो ऑब्वियसली जो इंटरैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होगा, वो इंटरैक्शन सिर्फ इन दोनों के बीच होगा, न्यूक्लियस और ये जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच होगा। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है कि न्यूक्लियस है ये और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा, देखें कि मान लेते हैं कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हमने क्लासिकली मैं ड्रॉ कर रहा हूं पार्टिकल की तरह। सो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर और लेट्स से कि तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां पर है। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंटरैक्शन है वो देखिए न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन्स का तो हो ही रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, और साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। इसका और इसका इंटरैक्शन हो रहा, इसका और इसका इंटरैक्शन हो रहा, और इन दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक रेपल्शन हो रहा है। तो यही मेन रीजन है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो है एनर्जी लेवल में इस तरह का डिफरेंस हमें दिखता है। ये सिंगल सिस्टम और ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो यहां पर जो डिफरेंस दिख रहा है, मेन रीजन यही है। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। अब देखिए कि इस सिस्टम को ही अगर मैं कंसीडर करता हूं, यहां पर न्यूक्लियस है और फिर ये लेट्स से फर्स्ट शेल है और ये फिर सेकेंड शेल है। मान लेते हैं कि इस सिस्टम में इसे आयोनाइज किया गया, मान लेते हैं ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है, लिथियम एटम है मान ले, तो लिथियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। चलिए हमने इसे आयोनाइज कर लिया, आप ऐसे सोचे, आयोनाइज कर लिया, अब इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से सोचे। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं एक्साइटेड है, थोड़ा सा एक्साइटेड स्टेट में है और सेकेंड शेल में है। ये इस न्यूक्लियस का इफेक्ट जितना एक्सपीरियंस करेगा वो आप इमेजिन करने का कोशिश करें। एक इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस पूरी तरह से खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। अब क्या होता है कि इसे जो आयनाइज किया गया था, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ग्राउंड स्टेट में आ गया, इलेक्ट्रॉन्स जो है
ग्राउंड स्टेट में ऐसे पहुंच गया। अब गौर करें क्या होगा। इससे पहले जब सिंगल इलेक्ट्रॉन था तो ये न्यूक्लियस पूरी तरह से इसे अट्रैक्ट कर रहा था। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर और पहुंच गए तो ये अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या इफेक्ट करेगा, वो देखे। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो अब यही इलेक्ट्रॉन्स इसे रेपेल करने लगेगा, दूर की तरफ धकेलेगा, ये भी इसे दूर की तरफ धकेलेगा। मतलब जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज वाला इफेक्ट ये फील कर रहा था, जो खिंचाव, जो अट्रैक्शन ये फील कर रहा था, अब इतना अट्रैक्शन वो फील नहीं करेगा, क्योंकि अब जो अंदर के शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसे धकेल रहा है, दूर धकेल रहा है। मतलब इसका जो इफेक्टिव अट्रैक्शन है वो इफेक्टिव अट्रैक्शन अब घट जाएगा। मतलब ये पूरी तरह से न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसे फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब कोई इसे धकेल रहा है। तो ये जो है इसे शील्डिंग कहा जाता है। इसे हम कहते हैं शील्डिंग। किसे शील्ड किया जा रहा है? शील्डिंग इफेक्ट किस पे हो रहा है? शील्डिंग इफेक्ट इस पे हो रहा है, मतलब आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उस पे हो रहा है। तो शील्डिंग ऑफ आउट शेल इलेक्ट्रॉन्स किससे शील्ड किया जा रहा है? इसे न्यूक्लियस से, फ्रॉम न्यूक्लियस। और कौन शील्ड कर रहा है इसे? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स से शील्ड कर रहा है। तो बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। सो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है या फेनोमेनॉन को कहा जाता है शील्डिंग ऑफ आउट शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो शील्डिंग का इफेक्ट है, ये शील्डिंग का इफेक्ट अलग अलग तरीके का ऑर्बिटल पे अलग अलग तरीके से पड़ता है। क्योंकि यहां अगर सेकंड शेल की बात करें तो यहां 2s भी होगा, 2p भी होगा। क्योंकि 2s और 2p का शेप में डिफरेंस है। s कैसा होगा? s इस तरह के स्फेरिकल शेप का होगा, और p कैसा होगा? p ऐसे लोब बना के होगा, इस तरह का लोब होगा। तो चूंकि इनमें शेप का डिफरेंस है, ये 2p है, तो चूंकि इनमें शेप का डिफरेंस है इसीलिए शील्डिंग का इफेक्ट अलग अलग ऑर्बिटल में अलग अलग तरीके का होता है। p ऑर्बिटल s ऑर्बिटल से ज्यादा शील्डेड होता है। मतलब ये जो रेपल्शन वाला इफेक्ट है, इनर शेल का इलेक्ट्रॉन का रेपल्शन वाला इफेक्ट, ये p ऑर्बिटल पे ज्यादा दिखता है, s ऑर्बिटल पे कम दिखता है। तो ये जो शील्डिंग वाला इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट ये अलग अलग ऑर्बिटल अलग अलग तरह से फील करता है। सो s ऑर्बिटल में शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, p ऑर्बिटल में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। तो अगर हम ऑर्डर में लिखें तो s ऑर्बिटल में शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, ये कम फील करता है शील्डिंग इफेक्ट को। उससे ज्यादा फील करता है p ऑर्बिटल, उससे ज्यादा फील करता है d ऑर्बिटल, और उससे भी ज्यादा फील करता है f ऑर्बिटल। तो इस तरह से शील्डिंग इफेक्ट अलग अलग ऑर्बिटल में अलग अलग तरीके का होता है। तो यहां इस ऑर्डर से हम ये कह सकते हैं कि p चूंकि ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा, तो p में रेपल्शन वाला फीलिंग थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा रेपेल्ड होगा बाहर की तरफ। तो जब ये बाहर की तरफ थोड़ा ज्यादा रेपेल्ड होगा तो इसका मतलब ये हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि ये दूर की तरफ इसे धकेला जा रहा है। जबकि s उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं करेगा बाहर की तरफ जो ये रेपल्शन है इसे। मतलब s जो है ये लोअर एनर्जी स्टेट में रहेगा। भले ही दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। अब शील्डिंग इफेक्ट के कारण इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है कि 2s ऑर्बिटल जो है, 2s ऑर्बिटल का एनर्जी 2p ऑर्बिटल के एनर्जी से कम हो जाता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो 3s ऑर्बिटल है उससे ज्यादा एनर्जी होगा 3p ऑर्बिटल का, और उससे भी ज्यादा एनर्जी स्टेट में रहेगा 3d ऑर्बिटल।
सो 3d ऑर्बिटल उससे ज्यादा एनर्जी स्टेट में रहेगा। ये जो फिगर हमने ड्रॉ किया था ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम या एटम और आयन, ऐसा एटम और आयन जहां पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। यहां जो एनर्जी है, एग्जैक्ट एनर्जी जो है अलग अलग ऑर्बिटल्स का, इसके पीछे का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक सिंपल रूल हमने ये पाया है कि अगर हमें कंपेयर करना है इनके एनर्जीज को 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, इस तरह के ऑर्बिटल्स के एनर्जी को अगर कंपेयर करना है, कैलकुलेट नहीं, कंपेयर करना है किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो फिर हमें एक बहुत ही सिंपल रूल मिलता है। वो ये कि दो रूल्स मिलते हैं हमें। पहला रूल कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर इन दोनों को जोड़ दें तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा एनर्जी। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि दो ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल का वैल्यू सेम हो जाए, तो उसके लिए दूसरा रूल है कि जब n प्लस एल दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम हो, सो आर सेम, दो ऑर्बिटल्स के लिए अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम हो तो फिर ये डिसाइडेड होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिस केस में ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। चलिए कुछ एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। पहला सवाल यह है कि अगर हम 1s और 2s को कंपेयर करें तो किसका एनर्जी ज्यादा होगा। चलिए यहां पर हमें क्या करना होगा, इसके एनर्जी को पता करने के लिए हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों को जोड़ना होगा, इस केस में भी और इस केस में भी। तो यहां इस केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1, सो n इज इक्वल टू 1, और एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है s ऑर्बिटल के लिए ये 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है। सो यहां पर भी अगर देखें तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 मिलेगा और एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें मिलेगा 0, l का वैल्यू होगा 0, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0। तो n प्लस एल का वैल्यू अगर देखें, सो n प्लस एल, फर्स्ट केस में हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1, सेकंड केस में हमें क्या मिलेगा 2। सो इन दोनों को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली हमें मिलेगा कि एनर्जी 2s का ज्यादा होगा 1s से। अब दूसरा सवाल, अगर हम कंपेयर करते हैं 3d और 4s को, तो यहां पर हमें बताना है कि किसका एनर्जी ज्यादा होगा। चलिए देखते हैं किसका एनर्जी ज्यादा होगा। सो 3d के केस में देखें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और d का एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये होगा 2। 4s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 और s का जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये 0 होता है। इन दोनों को जोड़ के देखें, इन दोनों को जोड़ने से हमें मिलेगा कि ये होगा 5, n प्लस एल का वैल्यू यहां पर 5 हो रहा और n प्लस एल का वैल्यू यहां पर 4 हो रहा। तो यहां एनर्जी जो है इसका 3d का ज्यादा है, भले ही इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इससे कम हो, इसका कम है इसका ज्यादा है, भले ही ऐसा हो रहा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3d के लिए कम है, लेकिन एनर्जी 3d का 4s से ज्यादा होगा। अब चलिए एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। सो अब हम 4p और 5s को कंपेयर करेंगे। हमें यह देखना है किसका एनर्जी ज्यादा होगा। चलिए सबसे पहले तो 4p के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 और p का एजीमुथल क्वांटम नंबर 1। 5s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 और s का जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो 0 होता है। दोनों को जोड़े, यहां पर इन दोनों को और इन दोनों को जोड़े तो हमें दोनों ही केस में मिलेगा 5, तो ये दोनों सेम हो गया। तो दोनों जब सेम होगा अब ये सेकंड रूल आएगा कि जब n प्लस एल का वैल्यू, यहां पर तो ये l था, मैं ठीक से लिख दूं 1 ना लगे आपको।
जब n प्लस l का वैल्यू सेम होगा दो ऑर्बिटल के लिए, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड करेगा कि किसका एनर्जी ज्यादा होगा। ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो ज्यादा एनर्जी। तो यहां पर देखें, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसका एनर्जी जो है ये ज्यादा होगा। अब इसी नॉलेज को यूज करते हुए हम ये देखेंगे कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्डर में फिल्ड अप होता है, जिससे कि हमें यह पता चलेगा कि एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। वहां पर हम अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो हमारा अगले वीडियो का मुद्दा ही यही होगा, अफबाउ प्रिंसिपल, जिस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन में दिख रहा होगा। वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को आप जरूर देख लें। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।